शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आज अपने महानायक क्रांतिकारी योद्धा को याद करने का दिन है। आज ही के दिन 5 सितंबर 1974 को जमींदारों, सामंतियों के षड्यंत्रों ने और पुलिस की गोलियों ने हमारे महानायक को भून डाला था। ऐसा करके उन जमींदारों, ब्राह्मणवादियों, सामंतियों ने यह सोचा होगा कि गोलियों से जगदेव बाबू की हत्या करके उन्हें और उनके आंदोलनों को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले सामंतियों, जमींदारों, षड्यंत्रकारियों ने जगदेव बाबू की हत्या कर दी, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। विचार जिंदा ही नहीं है, बल्कि जन जन तक पहुंच चुके हैं और समाज में क्रांति पैदा कर रहे हैं। ताउम्र सामाजिक बुराइयों से, ब्राह्मणवाद से, पाखंड से, अंधविश्वास से और जातिवादियों के अत्याचार से लड़ते रहे। उन्होंने बचपन से जाति का दंश झेला है। जब वे स्कूल नए कपड़ों में जाते तो उच्च वर्ण के लोग, शिक्षक और छात्र उनका उपहास उड़ाते। यह सब सुनकर, देखकर उनके मन में एक विद्रोह की भावना पैदा होती। एक बार की बात है, स्कूल में एक शिक्षक ने बिना गलती के बालक जगदेव को जोरदार चांटा मार दिया। कुछ दिन बाद वही शिक्षक वर्ग कक्ष में खर्राटे ले रहे थे। यह देख बालक जगदेव ने उस शिक्षक को भी उनके गाल पर झन्नाटेदार चांटा मारा। शिक्षक ने प्रधानाध्यापक से शिकायत की। प्रधानाध्यापक ने बालक जगदेव को सामने लाने का आदेश दिया। बालक जगदेव ने निडरता के साथ कहा कि एक ही गलती के लिए सभी को समान सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह छात्र हो या शिक्षक। तो ऐसे थे हमारे जगदेव बाबू। यहाँ एक और प्रसंग का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक बार की बात है, जब जगदेव बाबू पढ़ाई के लिए बाहर थे, घर से बाहर, इसी दौरान उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। माँ मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने लगी, मन्नतें मांगी कि पति शीघ्र स्वस्थ हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके पति का देहांत हो गया। इस घटना के बाद जगदेव बाबू के मन में हिंदू धर्म के प्रति एक विक्षोभ पैदा हुई। उन्होंने घर के भीतर रखी गई देवी देवताओं की मूर्तियों को, तस्वीरों को उठाकर पिताजी की अर्थी पर डाल दिया। 1950 में पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। वे कुछ दिनों तक सचिवालय में नौकरी की और फिर राजनीति में कूद पड़े। राजनीति में भी उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उनके कुछ नारे इतने चर्चित हुए कि सामंतवादियों, जातिवादियों को लगा कि यह तो समाज में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। उनके जो चर्चित और खासे चर्चित नारे रहे, उनमें कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। इन नारों से साफ साफ दिखता है कि जगदेव प्रसाद के मन में अपने समाज, बहुजन समाज के प्रति कितना दर्द छुपा हुआ था। बिहार की राजनीति में उनका इतना प्रभाव था कि इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया।
साथ ही साथ देने के एवज में मुख्यमंत्री का पद भी ऑफर किया था। आइए शहीद अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जीवन संघर्षों को, उनके सामाजिक चिंतन को, उनकी वैचारिकी को समझने के लिए हम चलते हैं उनके साथ संघर्षों के साथी रहे कल्लू सिंह जी के पास। कल्लू सिंह पटना जिले के मसौरी प्रखंड के रहने वाले हैं। जगदेव प्रसाद जी के बहुत करीब रहे, उनके संघर्षों के साथी रहे और जिस समय गोलियां चली उस समय उस घटना स्थल पर भी वे मौजूद थे। तो आइए सीधे चलते हैं कल्लू सिंह जी के पास और उनसे सुनते हैं जगदेव प्रसाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जीवन संघर्षों, राजनीतिक संघर्षों और उनकी विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा थी, उसके बारे में। जगदेव बाबू के साथ आप रहे, उनके संघर्षों के साथ ही रहे, क्या संस्मरण जुड़ता है आपका उनके साथ? शहीद जगदेव बाबू के बारे में आपसे हमारे दर्शक विस्तार से जानना चाहते हैं। जगदेव बाबू का जन्म 1921 ईस्वी में जहानाबाद वर्तमान जिला है, उस समय अनुमंडल था। अनुमंडल के एक छोटा सा गांव था कुल्हड़िया, जहां उनका जन्म हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई जहानाबाद जिला में ही हुआ और पढ़ने के बाद फिर पटना चले गए। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने इंटर में नाम लिखाया और उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के साथ साथ राजनीतिक जीवन भी शुरू किया उन्होंने और 1967 आते आते हुए राजनीति में सक्रिय हो गए। 1967 में प्रथम बार उन्होंने विधायक बने और मिली जुली सरकार जो बिहार में बना था उसमें वो पावर मिनिस्टर बने और उस समय महामाया प्रसाद चीफ मिनिस्टर बने थे और उनके कैबिनेट में बहुत सारे सहयोगी थे। उसके बाद आवाज मिल रही संयोग से वो सरकार 2.5 साल तक चली। हाँ, और फिर 69 में मध्यावधि चुनाव हो गया। 69 में भी इन्होंने विधानसभा जीत के आए और इनको 2 विभाग मिला था। एक विभाग मिला था पावर मिनिस्टर का और दूसरा विभाग मिला था राजस्व विभाग का। उसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव हो गया 72 में चुनाव हार गए और 72 में चुनाव हारने के बाद इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और 74 के में इन्होंने पटना से 12 बजे चले, जाना था कुर्था मैदान में। बहुत सारे साथी इनको कहा कि नहीं जाइए, लोग आपके पीछे लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं किया और अपना काफिला के साथ ये चले गए कुर्था बाजार में। कुर्था बाजार में भाषण कर रहे थे। भाषण करते करते 2:30 बज रहा था, 2:30 हो रहा था, तो अचानक पुलिस वालों ने गोलियों की बौछार कर दी मंच पर, जिसमें 3 आदमी शहीद हो गए। इसमें जगदेव बाबू थे, एक चौधरी जी थे और एक पासवान जी थे। पासवान जी की मृत्यु हॉस्पिटल में जाके हुआ। वहां आपका स्पॉट पर 2 आदमी मरे, एक चौधरी जी मरे और एक तो जगदेव बाबू मरे। और इतना चौधरी जी, सर चौधरी जी और पासवान जी पूरा नाम क्या था उनका? अमरजीत चौधरी लिखते थे वो जी। हाँ, चौधरी लिखते थे और पासवान जी? पासवान जी का पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। वो हॉस्पिटल में जाके मरे। हाँ, और ये भगदड़ मचा कि सारे लोग भाग गए और इनको वो दुर्गति से थाना में ले गया जैसे जानवर को कोई घसीट के ले जाता है, और थाना में रख कर इनके लाश को गायब करना चाहता था। लेकिन उस समय कांग्रेस में थे एक राम लखन सिंह यादव, जिन्होंने पटना से आदमी भेजा कि शहीद जगदेव का लाश ले आओ। तो पटना से जब आदमी आया कांग्रेस वाला और उनका मुखिया थे राम लखन सिंह यादव, तब इनकी लाश को ले जा करके पटना सचिवालय में रखा गया और बाद में राजकीय सम्मान के साथ इनको अंत्येष्टि कर दी गई। तो सर ये पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी या फिर दूसरे लोग थे? जांच हुई, कौन लोग दोषी कोई साबित हुए? नहीं, कोई साबित नहीं। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और उसका एक
कांग्रेस का एक नेता था रामाश्रय प्रसाद सिंह, जिन्होंने थाना में बैठ करके पुलिस से गोलियां चलवाई। वो कदावर नेता था ये कांग्रेस का। जांच में ये बात आई थी क्या? हाँ हाँ हाँ, माने जांच में नहीं, हम लोग को तो सामने था, लेकिन जांच तो हुई ही नहीं। यह बड़ा कदावर नेता था आपको रामाश्रय प्रसाद सिंह, जो भूमिहार जाति से आता था, और ये सारे केस को रफा दफा कर दिया वो यहाँ से दिल्ली तक लेकर। जांचें नहीं हुई इनकी हत्याकांड का। तो पुलिस ने गोलियां क्यों चलाई? क्या वहां ये तो भाषण दे रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, या कुछ हंगामा हो गया था? नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ था, कोई हंगामा नहीं हुआ था। वो प्लानिंग इस बात का था कि एक भाषण में कुछ शब्द ही बोल दिए, जिससे उसको लग रहा था कि हमारे खिलाफ बोल रहा है, समझ गए ना, जबकि खिलाफ नहीं बोले थे। बोले थे कि सारे कौन से लोगों को शब्द? कमाना पड़ेगा आने वाले दिन में, बैठ के खाने वाला का दिन लगने वाला है, और किसी जाति सूचक का नाम भी नहीं लिए थे। और एक कासमान नाम करके एक एसपी था उस जमाने में, कासमान जी। नाम का एसपी था, जिनको जिम्मा दिया गया था कि तुमको इनको लौट के नहीं आने देना है, इनको मंच पर मार देना है। और उस कासमान ने गोलियां चलाई खाने अपने सिपाहियों से, और मंच पर ही इनको हत्या कर दिया गया। योजना के तहत उनकी हत्या कर दी गई। उनके कई नारे बहुत आज भी भाषणों में नेता उनके नारों को दोहराते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत के पहला आदमी थे, ये भारत के पहला आदमी थे जिन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज तक किसी लीडर ने, किसी दल ने नहीं कहा था। ये भारत का पहला व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और ये अच्छा नहीं लग रहा था इनकी बातों को, जो सत्ता में बैठे हुए लोग था, उसको लगा कि अगर इन 90 एक जगह हो जाएगा तो हम यहाँ से दिल्ली तक साफ हो जाएंगे, इसलिए लगा कि इसको हत्या कर देना जरूरी है। और उनके चर्चित नारे क्या रहे? नारा बहुत सारा था, जैसे चर्चित नारा में था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की सरकार, शिक्षा मिले एक समान, जी। स्वास्थ्य मिले एक समान, ऐसे बहुत सारे नारा था जो जन उपयोगी था। जो खासकर बहुजन समाज के समाज है, एससी एसटी ओबीसी समाज है, उसके हक हुकूक अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष किया? क्या क्या योगदान था उनका? योगदान था कि जिस इलाके से आते थे, उस इलाके में जितनी भी जातियां थी, दो तीन चार जातियां छोड़कर, सारे के सारे लोग इनके साथ चल दिए थे। और ये व्यक्ति अकेले थे, इनका एक दल बनाए थे 1969 में, शोषित समाज दल। और शोषित समाज दल के झंडा के तले ये गांधी मैदान का उतना बड़ा मैदान अकेले भर देते थे। और उसका कारण था कि जमींदारों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा, गरीब दलितों को इन्होंने कुचलते हुए नहीं देखा, उसे साथ खड़ा होकर इन्होंने लड़ाई लड़ा। इसलिए सारे लोग इनके पीछे पीछे चल दिए थे। मतलब सवर्ण छोड़ के बाकी जातियां इनके साथ खड़े, इनके संघर्षों के साथी बन गए। हाँ हाँ, वो तीन चार जातियां छोड़कर सारे लोग इनके साथी बन गए। पहला बात जी। तो था कि उस इलाके में पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करना पड़ता था सामंतों के घर में। बाप मर गया तो बेटा करेगा, बेटा मर गया तो पोता करेगा, पोता मर गया तो छरपोता करेगा। ये एक वंशावली बना हुआ था। उस वंशावली के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा, कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मर्जी होगा काम करेंगे, नहीं मर्जी होगा नहीं काम करेंगे। इसलिए उसके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ा। व्यवहारिक बात इनका एक ही आदमी, एक ही चीज था। इन्होंने दो तीन बात बहुत महत्वपूर्ण कही। कहें कि सबसे पहले अगर विकास करना है तो पढ़ना जरूरी है, और पढ़ाई के लिए धन चाहिए, तो धन के लिए रोजगार भी जरूरी है। और रोजगार होगा तो पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगा तो विद्या बढ़ेगी, और आपकी साझेदारी सरकार के सत्ता में होगी। ये सारी बातें इन्होंने समाज में आकर के अपनी बात को रखते थे। आपने इनके साथ काम किया था? हाँ, 1974 के आंदोलन में हम लोग छात्र थे। 74 का आंदोलन जेपी का आंदोलन? नहीं नहीं,
हाँ, जेपी का जो आंदोलन था उसी में हम लोग सब छात्र थे। और 1974 5 सितंबर 1974 की तो इनकी हत्या कर दी गई। जगदेव बाबू के साथ आपका समय बीता, उनके संघर्षों के साथ आप रहे, और जिस दिन गोलियां चली बिल्कुल। उस दिन भी आप थे क्या वहां? जी, जी, हम लोग हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। गोली चलने के बाद सारे लोग भगदड़ मच गया। कुछ लोग तो घायल हो गए माने भागने के क्रम में। तो आप आपकी भगदड़ मच बातचीत होती थी क्या? जगदेव बाबू से आपकी बातचीत होती थी उनके साथ? हाँ, हमेशा बातचीत होता था। तो आपको कोई ऐसी बात कही हो जो आज भी याद हो? हाँ, कुछ बात महत्वपूर्ण ऐसा था, उसने कहा कि पहली बात तो है कि जब तक के संतुलन भोजन नहीं मिलेगा, जब तक मानसिक विकास नहीं होगा, और मानसिक विकास नहीं होगा तब तक शैक्षणिक विकास नहीं होगा। और इसके लिए आपको पूंजी अर्जन करना जरूरी है। पूंजी अगर अर्जन नहीं होगा तो ये सारे चीजें अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। अच्छा सर, ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था रही है, जो शोषक जो जातियां रही हैं, मनुवादी व्यवस्था रही है, वर्ण व्यवस्था, इसको लेकर के जगदेव बाबू के मन में क्या टीस थी, क्या सोचते थे, क्या उनका चिंतन था? जगदेव बाबू एक बार उत्तर प्रदेश गए। उत्तर प्रदेश में एक राम स्वरूप वर्मा नाम के विधायक थे, और राम स्वरूप वर्मा एक संघ बनाए थे, उसका नाम था अर्जक संघ। और उससे राम स्वरूप वर्मा से प्रेरणा लेकर के जगदेव बाबू फिर बिहार आए, और बिहार में भी अर्जक संघ की स्थापना की। और अर्जक संघ विशुद्ध रूप से दलित पिछड़ों को बचाव करने का संघ था। उसमें शादी विवाह श्राद्ध सारे के सारे अर्जक संघ से होते थे। उसमें ब्राह्मण का कहीं कुछ लेना देना नहीं था। और बहुत सारे ब्राह्मणों को रोजगार छीन गया था। उसको ये सब बात खटक रहा था कि भाई ये आदमी तो हम लोग को साफ कर देगा, वित्तीय आधार भी मेरा खत्म कर रहा है। ये सब उनके कारण बना हुआ था। सर, जगदेव बाबू ये ऐसा क्यों कहते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वे इन लोगों की हलवाही करते थे, इनके खेतों में हलवाही करते थे, और हम लोग इनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं? तो क्या ऐसा क्यों उनके मन में ये बात क्यों आई? तो सारे चीज अपनी आंखों के सामने देखा है। शहर के तो रहने वाले थे नहीं, गांव के रहने वाले थे। तो मैट्रिक तक तो गांव में रह के ही पढ़ाई की उन्होंने, और उस जुल्म को उन्होंने आंखों से देखा। और जुल्म के खिलाफ अपने दादाजी से बोलते भी थे कि दादाजी ऐसा क्यों होता है, कि इसकी बेटा ये सब जमींदार है, इससे लड़ना ठीक नहीं है, ये सब ताकतवर लोग हैं। उस जमाने में भी अपने दादाजी से प्रश्न करते थे। और पिताजी इनके पेशे से शिक्षक थे। तो पिताजी से भी सवाल करते थे? हमेशा हमेशा सवाल करते थे कि ऐसा क्यों होता है, पिछले लोग ने कपड़ा पहन सकता है बढ़िया, न बढ़िया कुछ है आपके जूता पहन सकता है। ये सारे सवाल जुड़ा हुआ था इनके दिमाग में, क्योंकि जमींदारी जो प्रथा थी उसमें एक प्रथा थी कि गरीब गुरबा सज धज के नहीं चल सकता है। उसके खिलाफ इन्होंने लड़ा। उनके जाने के बाद उनके गांव और आसपास के इलाकों में क्या उनके जो आंदोलन उन्होंने छेड़ रखा था, जो वैचारिक क्रांति उन्होंने पैदा की, क्या वो थम गई, दम तोड़ दी, या हाँ, फिर वो आगे बढ़ी? आज क्या असर है गांव और आसपास के इलाकों में? उनके जाने के बाद आंदोलन थम गया। और उनका एक 3 गो बेटा था, शक्ति कुमार, नागमणि, और एगो भुला रहे नंबर, 3 लड़का था उनका। 3 लड़का में जब इनकी हत्या हुई तो इनका मंझला बेटा जो था नागमणि, वो चुनाव में खड़ा हुआ। उसकी माँ ने आंचल पसार कर जनता से वोट मांगी और उसको बिहार विधानसभा में भेज दिया। लेकिन उन्होंने अपने पिता की विरासत को नहीं संभाल पाया, और जिस खेमे के लोग इनके पिता को हत्या किया उसी खेमे में जाके वो मिल गया, और आंदोलन शिथिल हो गया। इनका इनका विचारधारा की जो आंदोलन था काफी शिथिल हो गया। और अभी भी जी। उस इलाके में हर साल 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक
जगदेव जयंती के नाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। आज भी उनके नाम पर बहुत श्रद्धा है लोगों को। आज भी उस मेले में जाते हैं लोग और वहाँ जो कार्यक्रम होता है उनको सुनते हैं, बहुत धैर्य से सुनते हैं और आज भी उस इलाके में इनका काफ़ी कदर है, मरने के बाद भी। लेकिन सर कुछ साल पहले तक बिहार के अलग-अलग हिस्सों में मैंने बहुत कम देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था कि जगदेव बाबू की जयंती या पुण्यतिथि कोई मनाता था या कोई संगठन भी। लेकिन पिछले कई सालों से इधर अगर हम देखें एकाध दशक से जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी जारी करके सभी जिलों के अपने पदाधिकारियों को कहा है पुण्यतिथि मनाने को। राजद भी सेमिनार और जगदेव बाबू के विचारों को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया इस बार अपने कार्यालय में, राज्य कार्यालय में। और इसके पहले तो अभी 2 फरवरी को भाजपा ने भी जयंती मनाई, जो इनके विचारों पर बिल्कुल चलने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन वोट बैंक की वजह से बीजेपी जैसी पार्टी, जिनके विचार जगदेव बाबू के विचार के बिल्कुल विपरीत है, उसने भी जयंती मनाई। तो जगदेव बाबू सभी पार्टियों के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए आज और उनकी जयंती देखिए पुण्यतिथि इसका मनाई जाने लगी। कारण क्या है जो समझिए। बिहार में अगर किसी ने जगदेव बाबू को सम्मान दिया, उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव। किसी ने नहीं दिया, सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान दिया उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव। लालू यादव ने जगदेव प्रसाद, शहीद जगदेव प्रसाद का पूरे बिहार में इतिहास खड़ा कर दिया। इतिहास कैसे खड़ा कर दिया? आप कहीं भी चले जाइए बिहार में चौक चौराहे पर, तो वो आपको जगदेव चौक मिलेगा और कम से कम 7-8 फीट लंबा मूर्ति वहां एगो बैठा हुआ मिलेगा। आप चले जाइए सासाराम जिला, ये रोहतास जिला में तो अनगिनती है, जैसे डेहरी है, तिलौथू है, बंजारी है, बहुत जगह पर है जगदेव चौक। और उसमें बहुत बड़े बड़े मूर्तियां लगे हुए जगदेव प्रसाद के, हल्का फुल्का जीवनी भी लिखा हुआ है। पटना में तो आप देख ही रहे हैं, पटना में तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर बिहार में भी जगदेव बहुत सी पथ, मूर्तियां हैं। तो ये पटना में इतिहास जगदेव खड़ा पथ है। न, जगदेवपथ नहीं, आपको अनीसाबाद में बहुत विशाल मूर्ति है मोड़ पर, जो पुल पार करते हैं आप। तो ये सब लालू प्रसाद बहुत की देन है। सारी मूर्ति है। ये सब लालू प्रसाद की हाँ देन हेलो, है। हाँ लालू प्रसाद के दिन है। राजकोष से उन्होंने इतनी बड़ी मूर्तियां बनाई, बहुत बड़ा बड़ा मूर्तियां। एक आदमी जिसका नाम था लालू प्रसाद, और जगदेव प्रसाद का इतिहास खड़ा कर दिया बिहार के अंदर। अब उसको कोई मिटा ही नहीं सकता है। अब लगा कि कुशवाहा का वोट कैसे आ गई, तो लालू प्रसाद हड़प लिया। और जब तक कुशवाहा वोट देते रहे लालू प्रसाद के पार्टी जीतते रहा। उसी वोट बैंक को फिर से साधने के लिए भाजपा और तमाम जो पार्टियां हैं वो कोशिश तमाम कर दल, रही हैं। हाँ भाजपा और तमाम दल चाहता है कि कुशवाहा का वोट मेरे तरफ रहे। उसका कारण है कि लालू प्रसाद ने इनको बढ़ाने का काम किया। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है कि शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी को साधा बीजेपी ने। उसको लगा कि कोई वोट हमारे सब साथ रहेगा तो सत्ता मेरे साथ रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुशवाहा का वोट ट्रांसफर नहीं कर सका वो, और कुशवाहा उनको लीडर भी नहीं मानता है सम्राट चौधरी के। उनके पिताजी शकुनी चौधरी को कुछ मानता था लीडर, शकुनी चौधरी को लीडर मानता था, लेकिन उनको सम्राट चौधरी को कुशवाहा को लीडर नहीं मानता है। यही कारण है कि उनको अध्यक्ष बनाकर साधा, और जैसे ही देखा कि वोट नहीं ट्रांसफर हुआ है तो अध्यक्ष पद से उसको समाप्त कर दिया। अब उपेंद्र सर कुशवाहा को साध रहा। लालू प्रसाद की तरह नीतीश सरकार ने कुछ किया जगदेव बाबू के लिए, नहीं, उनके विचारों के प्रचार नहीं, प्रसार के लिए? नहीं कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार खाली वोट लिया कुशवाहा के। जी, और भी और कुछ आपको प्रसंग अगर याद है जगदेव बाबू से संबंधित तो आप यहाँ बता सकते हैं सर। सबसे बड़ा बात था कि वो आदमी साहसी थे, अपने को हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। मर गए लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उनको लोगों ने मना भी किया था कि आज नहीं जाइए वहां, आज वहां आपके हित की बात नहीं है। उनके लोग कहा था कि आपके खिलाफ वहां माहौल बना हुआ है, इसलिए आप नहीं जाइए, लेकिन वो डरते नहीं थे। यही कारण है कि वहां जाने के बाद उनकी हत्या हो गई।
उन पर काम हुआ है, उनके ऊपर कोई किताबें, लिटरेचर, फिल्म बनी है, इस तरह जो काम होना ना ना चाहिए वो हुआ है? फिल्म नहीं बनी है, कुछ किताबें लिखी गई है उनके जीवनी के लिए। जैसे उनके जीवनी में एक अल्लाह नाम का एक किताब लिखा गया है मोटी। तो पूरी जिंदगी में अल्लाह के रूप में, मैंने दोहे के रूप में पूरी किताबें लिखी गई है जगदेव बाबू के। लेखक का नाम और क्या है? नम्मा लेखक को तो हम देख के बतावेंगे, ठीक ना, जी। देख के हम बतावेंगे, लेकिन अभी याद नहीं है। और वो किताब भी अगर चाहिएगा तो हम उपलब्ध करा देंगे। आज सर कुशवाहा समाज जो लव और कुश, वो जय श्री राम में लगा है और सनातनी बना हुआ है। अपने महान नायक, योद्धा, क्रांतिकारी जगदेव बाबू के विचारों को आत्मसात करके आगे नहीं बढ़ रहा है। वो राम की गाथा में और काल्पनिक जो कथाएं हैं, मिथक है, उसमें लगा हुआ है। अपने को कुश रामचंद्र जी के पुत्र कुश से जोड़ रहा है, कुर्मी लव से जोड़ रहा है। तो क्या कुशवाहा समाज का ये कल्याण लव कुश से खुद को जोड़कर होगा, या फिर जगदेव बाबू के विचारों को लेकर आगे बढ़ेगा तब उसका कल्याण होगा, या फिर अधिकार संपन्न होगा यह समाज? लव कुश से तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। लव कुश जो बनाया गया है ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ राजनेताओं के लिए है, ये सामाजिक विकास के लिए नहीं है। और वास्तव में जो हमारा पूर्वज है, कुशवाहों का जो पूर्वज है, वो तो हमारे आपको बुद्ध से जुड़ा हुआ है। हम लौ कुश नहीं कहे जाए, शाकवंशीय कहे जाते थे। और क्षत्रिय में हम कोलीय वंश के क्षत्रिय के नाम से जाने जाते थे। लेकिन ये वोट के लिए लव कुश, कुशवाहा, बहुत सारे शब्द आपके जुड़ रहे हैं। और मौर्य वंश तो बहुत दिन शासक भी किया भारत के गद्दी पर, लगभग 125 वर्ष के लगभग शासन किया भारत में वो। तो मौर्य वंशीय भी हम कहे जाते हैं बहुत जगह, सैनी भी कहे जाते हैं। शाक वंश को सैनी कहा जाता था, इसलिए सैनी भी हम बहुत जगह कहे जाते हैं। वैसे किसी भी महापुरुष को किसी जाति में बांध करके उनके कद को छोटा करना कहीं से ठीक नहीं है। लेकिन स्वाभाविक तौर पे जो महानायक होते हैं, योद्धा होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, सबसे पहले वो उस जिस समाज में पैदा लेते हैं, जिस परिवार में, उसको गर्व होता है और उसकी जिम्मेदारी एक बड़ी होती है कि उनके विचारों को पूरे समाज तक ले जाएं। ये जगदेव बाबू जैसे जो महान योद्धा है, तो हम क्रांतिकारी, लोग वे पूरे समाज के हैं, खासकर बहुजन और वंचित शोषित समाज के हैं। और आज के डेट में सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वे अपने इस महानायक को, योद्धा, क्रांतिकारी जगदेव बाबू को, अमर शहीद जगदेव बाबू को याद करते हैं। आज इस मौके पर, उनकी पुण्यतिथि हम पर, लोग तो नारा देते थे। वर्णिका हिंदी भी याद करती है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हम सब ने अपने अमर शहीद जगदेव बाबू को याद किया, स्मरण किया है। हम इनके जैसे बहुजन महानायकों के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं और इनके मार्गदर्शन, इनके पद चिन्हों पर चले, इनके विचारों को आत्मसात करें, यह संकल्प लेते हैं। साथियों, बहुत बहुत यह अंक धन्यवाद। आपको हम कैसा लोग लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो दीजिए बहुत इजाजत, बहुत फिर धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।